अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए कि संसार में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटने जा रही हैं। तो विदेशी भविष्यवक्ताओं की विशेष वेब सीरीज के आज के एपिसोड में हम संसार भर के ज्योतिषाचार्यों की एक भविष्यवाणी का एक संग्रह लेकर के आए हैं और इसके लिए हमने सबसे पहले इन ज्योतिषाचार्यों को एक प्रश्नावली दी थी और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आने वाले समय को लेकर के। तो अब चूंकि सारे प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो चुके हैं, अतः आज का विशेष एपिसोड ऐसी ही समसामयिक विषयों से जुड़ी भविष्यवाणियों पर आधारित है। हमने पहला प्रश्न पूछा था इंग्लैंड के एंड्रयू से कि क्या इजराइल हमास युद्ध से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा और संघर्ष आरंभ हो जाएगा। तो इसके उत्तर में कई ज्योतिषाचार्यों ने ऐसी आशंका से इनकार करते हुए कहा है कि इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र में हिंसा फैला दी है, जिसमें ईरान समर्थित आतंकवादी समूह भी शामिल हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हिजबुल्लाह शक्तिशाली लेबनानी आंदोलन और इजरायली बलों के बीच सीमा पर संघर्ष दोनों के बीच पूर्ण संघर्ष में बदल गया है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब लेबनान इजराइल सीमा पर डेरा डाले हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ नहीं रह सकती, लेकिन उम्मीद है कि राजनयिक दबाव से स्थिति नियंत्रित होगी। ना तो वॉशिंगटन और ना ही तेहरान व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष चाहते हैं, भले ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई क्यों न तेज हो जाए, लेकिन स्थिति चिंताजनक तो बनी हुई ही है। हमारा दूसरा प्रश्न रॉबर्ट सिम्सले से यह था कि क्या कीर स्टार्मर बनेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इसके जवाब में रॉबर्ट का कहना है कि ब्रिटेन में जनवरी 2025 से पहले चुनाव नहीं होने वाले हैं। उनका कहना है कि ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव विभाजित और थके हुए दिख रहे हैं, लेकिन लेबर विपक्ष को जितनी सीटें जीतनी होंगी उसका मतलब है कि वह अल्पमत सरकार और उस भारी बहुमत के बीच कहीं भी पहुंच सकती है, जिसके बारे में वर्तमान जनमत संग्रह इशारा कर रहे हैं। लेकिन यह देखना बेहद कठिन है कि प्रधानमंत्री सत्ता पर बने रहने के लिए पर्याप्त समर्थन कैसे प्राप्त कर पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न जेम्स किंज नामक भविष्यवक्ता से था कि क्या चीन की आर्थिक वृद्धि घटकर 3% या फिर उससे भी कम हो सकती है। तो इसके उत्तर में उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चीनी विकास की गुणवत्ता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। संपत्ति बाजार, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/3 का योगदान देता है, धीरे धीरे ढह रहा है। कई स्थानीय सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। चीन का उपभोक्ता झिझक रहा है, लेकिन 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अभी से आराम से 4% से अधिक भी जा सकती है। ऋण राहत पैकेज, राजकोषीय प्रोत्साहन पहल और आधिकारिक समर्थन के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी में मजबूती बनी रहेगी। हमारा अगला प्रश्न टोनी नाई से था कि क्या अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को सैन्य सहायता एवं धन देना जारी रखेंगे। तो इसके उत्तर में वे हां का उत्तर देते हैं। उनके अनुसार यूक्रेन को सैन्य मदद यूरोपीय संघ एवं अमेरिका द्वारा दी जाती रहेगी, क्योंकि जैसे ही 2023 के अंत में रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला रुक गया, अटलांटिक के दोनों किनारों पर कीव के लिए सैन्य और वित्तीय सहायता एक विवादास्पद मुद्दा बन गई। ब्रिटेन प्रशासन आपूर्ति चालू रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस में रिपब्लिकन के साथ एक समझौते में यूक्रेन के लिए विस्तारित सहायता के बदले में अमेरिकी सीमा सुरक्षा पर रियायतें शामिल हो सकती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर लौटे तो बड़ी चुनौती खड़ी होगी। इस बीच यूरोपीय संघ के नेताओं को 2024 की शुरुआत में 50 बिलियन यूरो की वित्तीय सहायता पैकेज पर हंगरी के वीटो को रोकने के तरीके खोजने चाहिए, लेकिन यूक्रेन को अभी भी सैन्य सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष की संभावना दिख रही है, इसलिए उस पर मॉस्को के साथ बातचीत करने का दबाव बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न मार्टिन सैंडबू से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल को लेकर था। हमने उनसे पूछा था कि क्या उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल सुरक्षित रख पाएंगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में मार्टिन ने हां कहा है। उनके अनुसार उर्सुला दूसरा कार्यकाल भी संभाल लेंगी, क्योंकि उनकी प्रमुख यूरोपीय ग्रीन डील काफी हद तक पटरी पर रही है। इसके अतिरिक्त उर्सुला ने उधार, स्वास्थ्य, रक्षा खर्च और ऊर्जा नीति में आम यूरोपीय संघ की कार्रवाई के मूल्य को साबित करते हुए संकटों से भरे कार्यकाल में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से साबित किया है। यह और बात है कि राजधानियों पर नीतियां बनाने और वॉशिंगटन के साथ घनिष्ठ तालमेल की उर्सुला की आदत ने कुछ नेताओं को नाराज कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न रॉबिन हॉर्डिंग से था कि क्या बैंक ऑफ जापान दरें 0 से ऊपर बढ़ाएगा। तो उसके उत्तर में रॉबिन का कहना है कि नवंबर 2024 वह वर्ष होगा जब जापानी केंद्रीय बैंक अंततः उपज नियंत्रण और नकारात्मक ब्याज दरों को समाप्त करने जा रहा है। यद्यपि कि बाजार की उम्मीदों के विपरीत वर्ष के अंत में दरें 0 से अधिक नहीं होंगी।
हमारा अगला प्रश्न माइकल स्टॉट से अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के डॉलरीकरण में परिवर्तन को लेकर था। तो उसके उत्तर में माइकल का कहना है कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में डॉलरीकरण नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग तर्क देंगे कि लंबे समय से पीड़ित अर्जेंटीना ने पहले से ही पैसों को डंप कर दिया है एवं वे ग्रीन बैक में बचत करते हैं और अनौपचारिक रूप से डॉलर की संपत्ति खरीदते और बेचते हैं। लेकिन अपने अभियान में अर्थव्यवस्था को डॉलर में बदलने की प्रतिज्ञा के बावजूद अर्जेंटीना के कट्टरपंथी नए उदारवादी राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपने पहले आर्थिक उपायों में अवमूल्यन के लिए कदम उठाया है। यद्यपि उनके अर्थव्यवस्था मंत्री लुइस कैपिटो ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी मुद्रा को अपनाना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन 2024 में ऐसा होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आईएमएफ उत्साहहीन है और अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक संप्रभुता का नुकसान लाभ से अधिक होगा। हमारा अगला प्रश्न डेविड शेपर्ड से ऊर्जा के नए स्रोत को लेकर था कि क्या नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन में कोयले से आगे निकल जाएगी। तो इसके उत्तर में डेविड ने ना कहा है और कहा है कि अगले कुछ वर्षों में उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कोयले से अधिक होने की आशा है, लेकिन चीन के कारण 2024 में ऐसा होने की संभावना नहीं है। वैसे भी 2023 में चीन में कोयले की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सभी नई उत्पादन क्षमता का लगभग 90% होने की आशा है। लेकिन निर्णायक बिंदु दूर नहीं है, विशेष रूप से तब जब कोयले के लिए चीन की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा अगला प्रश्न केटी मार्टिन से आर्थिक निवेश को लेकर था। क्या निवेशक भारी मात्रा में बॉन्ड की ओर लौटेंगे। तो केटी का कहना है कि बॉन्ड वापस आ चुके हैं, यद्यपि 2023 में इसे लेकर बाजारों में बड़ा दांव खेला गया था जो कि फ्लॉप रहा था। अब निवेशकों का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का धीमा प्रभाव आरंभ हो चुका है। मुद्रास्फीति में कमी और क्षितिज पर दरों में कटौती के साथ बॉन्ड एक सुरक्षित विकल्प प्रतीत होते हैं। इसलिए बॉन्ड की वापसी 2024 में पूरी तरह से संभव होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, विदेशी भविष्यवक्ताओं की इस विशेष वेब सीरीज के आज के सीजन में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।